गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोग 7 मिनट्स केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं और आज हम लोग पहुंच चुके हैं प्लैंक क्वांटम थियरी तक। उम्मीद करता हूं कि पिछले जितने भी लेक्चर हुए होंगे सब आपने कंप्लीट कर लिया होगा, उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए होंगे। तो आज का टॉपिक बेटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से पहली बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग एनर्जी को इन्वॉल्व करने जा रहे हैं। तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं, फिर उनका वेवलेंथ से क्या रिलेशन है और इन पे कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किस किस वैरायटी के बन सकते हैं, वो सब हम एक साथ डील करने वाले हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। और प्लैंक क्वांटम थियरी में सबसे पहले हम देख लेते हैं, मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने ये क्वांटम थियरी हमें प्रोवाइड की थी। तो इसका नाम क्वांटम थियरी क्या क्यों रखा गया और क्वांटम टर्म अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करता है, हम इस बारे में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, होता क्या था बेटा, पहले ऐसे माना जाता था कि अगर कोई एटम है या कोई मैटर है और मान लेते हैं वो एनर्जी एमिट कर रहा है, तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। ऐसा उस टाइम पे माना जाता था मैक्स प्लैंक की इस थियरी से पहले। तो मैक्स प्लैंक साहब ने सबसे पहले यह समझाया कि अगर कोई मैटर एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो शर्त नंबर 1 कि वो एनर्जी कभी भी कंटिन्यूअस रिलीज नहीं करेगा, कंटिन्यूअस एमिट नहीं करेगा। हमेशा वो एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में होगी, यानी कि पैकेट्स के फॉर्म में होगी, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में होगी। और उन्होंने हर एक पार्ट्स को, हर एक यूनिट को एनर्जी की क्या नाम दिया? क्वांटम नाम दिया। क्लियर है? ठीक है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जितना भी एनर्जी का एमिशन होगा, ये होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम किसी भी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं तो एनर्जी सेम रेशियो में चेंज होती है, जहां से हमें यह पता चला कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और फिर इन्हीं सब बातों को समझाते हुए देखिए, पहला पॉइंट क्या लिखा है? प्लैंक सजेस्टेड दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कुड एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज एंड नॉट इन कंटिन्यूअस मैनर एज बिलीव पॉपुलर एट दैट टाइम। तो उस वक्त बेटा ऐसा माना जाता था कि एनर्जी लगातार कंटिन्यूअस रिलीज होती रहती है या कंटिन्यूअस एब्जॉर्ब होती रहती है। तो मैक्स प्लैंक ने पहले तो इस बात को डिनाई किया। क्लियर है बेटा? सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला, प्लैंक गिव द नेम क्वांटम टू द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है, द एनर्जी ऑफ अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। तो इन्होंने कहा कि एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और बेटा अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहां से हटाने की कोशिश करेंगे तो ये बन जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। तो यहां पर ये जो मैंने एच टर्म इस्तेमाल किया है, यहां पर ये जो मैंने लेटर यूज किया है, ये एच अपने आप में किस चीज को बताएगा? ये प्लैंक कांस्टेंट को बताएगा। ठीक है। और इस प्लैंक कांस्टेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 6.626 इंटू 10⁻34। और यूनिट क्या होती है बेटा? जूल सेकेंड। यूनिट बहुत अच्छे से ध्यान रहे, जूल सेकेंड। तो अगर मैं इसकी बात करूं आपसे कि बेटा इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे जूल किसकी यूनिट है? एनर्जी की। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? ml स्क्वायर t-2। और सेकेंड यानी कि टाइम, तो टाइम का क्या हो जाएगा बेटा? t हो जाएगा। और ये t-1 और ये t+1 कितना हो जाएगा? t-1 फाइनली आ जाएगा। तो ये टोटल आ जाएगा इसका ml स्क्वायर t-1। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। क्लियर? तो अब आपने देख लिया कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, हमने प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया वहां पर प्लैंक कांस्टेंट आ गया, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता चल गई, प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट पता चल गई आपको, और प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन पता चल गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको पहले तो कुछ एनर्जी का फंडा बता दूं, है ना। एनर्जी का फॉर्मूला जितना भी इसमें यूज होगा वो मैं सब एक तरफ से बता दे रहा हूं। अभी आपने देखा बेटा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फिर आप यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हो जाएगा एच न्यू हो जाएगा। और साथ में आपको पता है एच यहां पर आपने लिखा, और आपको यह भी पता है बेटा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाई वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यहां पर हम c बाई लेमडा भी रख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला आपका बन गया E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, एक फॉर्मूला बन गया E इज इक्वल टू एच न्यू। दो एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने यहां पर नोट कर लिया। अब मैं थोड़ा सा इसको अगर ज्यादा एक्सप्रेस करने की कोशिश करूं, ओपन अप करने की कोशिश करूं, तो h की वैल्यू यहां पर मैं पुट करूंगा 6.64
इंटू 10⁻⁻34, है ना। आगे लिखूंगा यूनिट इसकी जूल सेकेंड, इंटू स्पीड ऑफ लाइट जो होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड बाई नीचे यहां लिख देंगे वेवलेंथ। तो बेटा यहां पर ये लेमडा लिखा हुआ है, ठीक है, ये लेमडा लिखा हुआ है, और लेमडा हम सब जानते हैं कि सॉरी ये सेकेंड और ये सेकेंड आपस में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा जूल, और इधर क्या आ जाएगा बेटा मीटर आ जाएगा, है ना। तो जब हम इसकी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, आइए देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 3 इसमें हो जाएगा, 6 इंटू 6 4 भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये आ जाएगा लगभग 1.98 इंटू 10⁻⁻, और ये हो जाएगा अपने पास -26 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो इसे बेटा अप्रॉक्स हम लोग 2 इंटू 10⁻⁻26 भी रख सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई वेवलेंथ, है ना, ऐसा कर सकते हैं। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला तो बेटा यहां से ये बनता हुआ दिख रहा है। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बार बार आप H की वैल्यू पुट करेंगे, बार बार आप C की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्यों करेंगे? जब दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है तो पहले से ही दोनों को मल्टीप्लाई करके रखो, ताकि जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली आप उन वैल्यूज को पुट करो और सीधा सीधा आंसर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर 25 आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं थोड़े से कुछ और फॉर्मूलाज, फिर से एक बार मैं समराइज कर देता हूं। सबसे पहले फॉर्मूला आपने क्या देखा बेटा, E इज इक्वल टू एच न्यू। सेकेंड फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, ये फॉर्मूला नंबर 1, ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया, ठीक है। इसी को थोड़ा सा और मैं इसमें वैल्यूज पुट करके एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा, तो इसके दो फॉर्मूलाज बन जाएंगे बेटा। एक तो हो जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू, अभी आपने जो देखा 2 इंटू 10⁻⁻25, ठीक है, जूल मीटर डिवाइड बाई वेवलेंथ इन मीटर। और ऐसा करने पर बेटा जब हम वेवलेंथ की वैल्यू मीटर में पुट करेंगे तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, और एनर्जी की वैल्यू जो है वो जूल में आ जाएगी। तो जब कभी भी आपको एनर्जी चाहिए, है ना, और एनर्जी का अमाउंट निकालना है और वो भी जूल में निकालना है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्लियर? तो ये इन दिनों के लिए है। और अब आपको ये भी पता है बेटा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10⁻1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना, ये जूल होता है इतना। तो अगर मैं इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहूं तो फाइनली हमारा एक और फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। इस सबसे ज्यादा आपका फॉर्मूला जो यूज होना है बेटा वो यूज होना है ना। तो इसको बहुत ध्यान से हम लोग देख लें, नोट कर लें, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। तो अगर बेटा यहां पर आप वेवलेंथ की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में पुट करेंगे तो वो एंगस्ट्रॉम से ये एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एनर्जी की यूनिट हमें किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें, या फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में हमें किस तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं। एनर्जी की यूनिट अगर जूल में दी गई है तो हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और अगर एनर्जी हमें ऑप्शन में हमसे पूछ रहा है, डिमांड उसकी यह है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करिए या कैलकुलेट करिए, तो हम लोग सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। डन है? यहां तक समझ में आ गया सबको बेटा? अब देखो होता क्या बेटा, मान लेते हैं कोई मैटर है, ठीक है, और उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, एनर्जी एब्जॉर्ब किया, और ये एनर्जी की वैल्यू थी एच न्यू। तो इसने एक रेडिएशन एब्जॉर्ब किया और इसके वजह से इसने एमिट किया, दो डिफरेंट रेडिएशन एमिट किए। एक को मैं बोल दूं E1, एक को बोल दूं E2, और इसको मैं बोल दूं E। तो मुझे बात बताओ बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन का रूल लगेगा, जितनी एनर्जी आई है उतनी ही एनर्जी तो एमिट होगी। तो जितनी एनर्जी आई है वो दो फॉर्म में एमिट हो रही है, तो एब्जॉर्ब एनर्जी इज इक्वल टू एमिटेड एनर्जी, बस ये रख देना है, एनर्जी कंजर्वेशन यहां पर यूज कर लेना है। तो मुझे बताइए कि ये जो E एनर्जी यहां पर एब्जॉर्ब हुई है और ये एनर्जी दो फॉर्म में एमिट हुई है, E1 एंड E2, और E की वैल्यू क्या हो सकती है, एच न्यू। E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच न्यू 1 प्लस एच न्यू 2, ठीक है, डन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा 1 प्लस एच सी बाई लेमडा 2। क्लियर है बेटा? हर जगह से एच सी कॉमन लेकर के मैं हटा दूं तो ये भी लिखा जा सकता है 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा 1 डिवाइड बाई 1 बाई लेमडा 2, ठीक है। तो ये अपना एक और फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, और अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो यहां से आ जाएगा
न्यू इज इक्वल टू न्यू1 प्लस न्यू2। ठीक है, तो इसका भी यूज हम लोग कर सकते हैं वेवलेंथ के फॉर्म में, इसका यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, इसका यूज कर सकते हैं हम लोग एनर्जी के फॉर्म में। तो टोटल हम इतना डाइगो फॉर्मूलाज हम इसमें यूज करने के लायक हो गए हैं। ठीक है, बाकी छोटी छोटी बातें तो आपको पता ही होंगी। न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है, ये बताने की जरूरत है नहीं, ये आगे भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आपको ये भी दिख रहा है यहाँ पर न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा को हम सी इंटू 1 बाई लेमडा भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं ना। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा बेटा कि 1 बाई लेमडा जो है ये क्या है, वेव नंबर के बराबर है। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी इंटू वेव नंबर, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आगे जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा क्वेश्चन में यूज करेंगे। चलिए, सारा फॉर्मूला देखने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है। इफ द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इज 250 एंगस्ट्रॉम देन फाइंड आउट द वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इन जूल एंड एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए, रेडी हैं सब लोग, फटाफट से स्टार्ट हो जाइए, है ना, सॉल्व करिए क्वेश्चन। सबसे पहले वेव नंबर पूछ रहा है हमसे, ठीक है, और मैं वेवलेंथ गिवन है, तो हम यही देखेंगे। सबसे पहले वेवलेंथ हमारे पास है 250 एंगस्ट्रॉम, डन। और हमें पता है कि पहला पॉइंट, वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेव नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, न्यू बार से, और फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई लेमडा। ठीक है, तो 1 बाई लेमडा क्या हो जाएगा, 1/250 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और बेटा हम सब जानते हैं, मैंने आपको पहले भी लिखा रखा है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो यहां पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 1 डिवाइड बाई 250 इंटू 10⁻⁻10। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि 1/250, और ये 10⁻⁻10 ऊपर चला गया, 10⁻+10 हो गया। ठीक है, अब मुझे इतना सब सॉल्व करना है, मुझे लग रहा है मुझे इसे आसान बना लेना चाहिए, तो मैं इसे आसान कैसे बनाने की कोशिश करूंगा। ऊपर देखो मैं क्या लिख दे रहा हूं, 1000 इंटू 10⁻7। देखो सही है ना, बिल्कुल सही है। 3 जीरो इधर है, 7 जीरो इधर है, 10 तो है ही है पूरा का पूरा। नीचे में लिख दिया 250। अब देखो आसानी से आपको दिख रहा होगा कि ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और ये 25 और ये 100, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया बेटा, 4 इंटू 10⁻7। और ये नीचे मीटर लिखा हुआ है, तो जब मीटर ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। ठीक है, तो पहली जो वैल्यू आपकी आ गई इसकी, वो कितनी आ गई, 4 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। डन है, समझ में आ गया बेटा। दूसरा क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी बताना है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। हम इसको लिखेंगे कैसे, सी इंटू 1 बाई लेमडा। ठीक है, 1 बाई लेमडा की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट करी, ये देखो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। अब उसमें सी से मल्टीप्लाई कर देना है बस, तो 3 इंटू 10⁸ इंटू 1 बाई लेमडा की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी 4 इंटू 10⁻7। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, इंटू इसकी यूनिट क्या आपने लिखी, मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये बेटा ये मीटर इनवर्स ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये मीटर इनवर्स इस मीटर को कैंसिल कर देगा। ठीक है, 1/सेकेंड बच जाएगा। ये 4 इंटू 3 साफ साफ दिख रहा है कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये 8 + 7 आपस में ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। और आपको पता है बेटा सेकेंड इनवर्स को हम लोग हर्ट्ज में भी लिख सकते हैं, तो या तो आप सेकेंड इनवर्स लिखिए, या फिर आप यहाँ पर यूनिट और क्या लिख सकते हैं, हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। और अगर आपको दशमलव यहां पर लाना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.2 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दशमलव और जीरो का शिफ्टिंग ये सब आपको पता है ना कैसे क्या होता है, नहीं पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसके लिए एक अलग वीडियो हम लोग बना लेंगे। अब आ गया एनर्जी इन जूल। ठीक है, अभी मैंने आपको सिखाया, ठीक है, एनर्जी इन जूल अगर आपको निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10⁻25 जूल मीटर डिवाइड बाई वेवलेंथ इन मीटर। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिखेंगे बेटा, 2 इंटू 10⁻25 इंटू, अब ये लेमडा से डिवाइड मत करिए, 1 बाई लेमडा साफ साफ है, इसके आगे 1 बाई लेमडा लिखोगे ना आप, देखो यही तो है बेटा, इतना इंटू 1 बाई लेमडा, और 1 बाई लेमडा की वैल्यू तो ऑलरेडी आप लोगों ने देखो फाइंड आउट कर रखी है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो इसमें। तो 2 इंटू 10⁻25 इंटू 4 इंटू 10⁻7। अब ये 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इंटू, और यहां पर 25 और 7 कितना हो जाएगा, 5 टू 18 हो जाएगा, 10⁻18। ठीक है, और आपको ये दिख रहा होगा बेटा कि ये मीटर
और ये मीटर, ठीक है, वो मीटर में ही तो लिखा था आपने, मीटर से मीटर सब कैंसिल हो जाएगा, आंसर किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। क्लियर। अब आते हैं एनर्जी ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करना है। अगर ये फाइंड आउट करना है तो आपको वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, एनर्जी इज इक्वल टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, यही रखोगे आप लोग, ठीक है। और वेवलेंथ आपको एंगस्ट्रॉम में ही गिवन है। क्लियर। तो आप इसको कैसे लिख देंगे, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम इनटू 1 बाई लेमडा, और लेमडा कितना है 250 एंगस्ट्रॉम, यही है ना बेटा यहां तक, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इजी कैसे कर सकते हैं, देखो एंगस्ट्रॉम से तो एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे इस एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब आप इजिली इसको 25 से या फिर 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो जो भी आपकी वैल्यू इसके आगे आएगी 1240 डिवाइड बाई 25, ठीक है। आप इसको कट कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गई बात, सबको समझ में आ गया ना। थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश की हम लोगों ने यहाँ पे। अभी देखो अपन लोग क्या करते हैं, आप लोगों का ओरिएंटेशन क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं, मुझे पता है सब लोग यही करते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना होता तो आप नीचे ऊपर सी की वैल्यू लिखते, नीचे फिर वेवलेंथ की वैल्यू लिखते और फिर आप डिवाइड करते। मैंने आपको क्या सिखाया, सी बाई लेमडा को सी इंटू 1 बाई लेमडा भी तो लिखा जा सकता है, तो 1 बाई लेमडा की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आप सीधा सीधा सी में उससे मल्टीप्लाई करिए, क्यों फिर सी से लेमडा को डिवाइड करना है, तो अपने कैलकुलेशन को बढ़ाना क्यों है ना, ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी हर क्वेश्चन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इस बार हमें एनर्जी की वैल्यू गिवन है, एनर्जी इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन फाइंड आउट द वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इन जूल। चलिए ठीक है, एनर्जी पता है बेटा हमें, तो देखो हमें पता किसमें है, एनर्जी इज इक्वल टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम सब जानते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, है ना, ये हो जाएगा। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और लेमडा हम इस साइड लेके आ सकते हैं, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 12400 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, ठीक है बेटा। फिर यहां से मैं दशमलव हटा दूं, यहां से दशमलव हटा दूं तो ऊपर क्या होगा, एक जीरो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, कैसे, देखो आसान करने का तरीका बता रहा हूं, कैसे हो जाएगा 124 इंटू 100 डिवाइड बाई नीचे क्या लिखेंगे 25, तो आपको दिख रहा होगा कि ये 25 और ये 40 आ जाएगा, है ना। 25 इंटू 4 कितना होता है 100 होता है, तो मैंने 100 और फिर जीरो एक बढ़ा दिया यहाँ पे। अब मुझे सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना जो मुझे आसान लग रहा है, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 टू जा कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, और ये 4 4 जा कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और फिर एक जीरो इंक्रीज करना तो एक जीरो इंक्रीज कर दिया, तो वेवलेंथ की वैल्यू हमारी 4960, या अप्रॉक्स इसको हम लिख सकते हैं, हालांकि एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए तो अप्रॉक्स क्यों लिखें, लेकिन मान लेते हैं कि क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इसको 5000 के आसपास एंगस्ट्रॉम में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। और मैं अपने कैलकुलेशन के लिए इसको यूज करना पसंद करूंगा, जब मुझे वेवलेंथ कोई पूछेगा तो मैं एग्जैक्ट आंसर ये बताऊंगा, लेकिन जब मुझे आगे कैलकुलेटिव पार्ट डील करना होगा तो मैं उसे 5000 के आसपास रख लूंगा अपने लिए, ठीक है। तो ये वेवलेंथ की वैल्यू बेटा हमारी सबकी आ गई। अब हमें वेव नंबर फाइंड आउट करना है, और वेव नंबर को हम लोग लिखते हैं न्यू बार से, और इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई लेमडा, ठीक है, 1 बाई, और लेमडा की वैल्यू हम सबकी आ गई है 5000 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा बेटा 10 टू द पावर +10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और 10 टू द पावर 10 डिवाइड बाई 5000, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसको मैं 30 इसका हटा सकता हूं, ऊपर 30 हटा सकता हूं, तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 7 हो जाएगा। 10 टू द पावर 7 को मैं 10 इंटू 10 टू द पावर 6 लिख सकता हूं, नीचे 5 है, तो 5 से ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। चूंकि मैंने इसे मीटर में रखा है तो ये आंसर हो जाएगा मीटर इनवर्स में आ जाएगा। डन है बेटा, समझ में आ गया। अब बात आ रही है फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पर सी इंटू 1 बाई लेमडा, ठीक है। अब मैं सी की वैल्यू क्या लिखूंगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8, जो कि होता है जेन्युइन फॉर्मूला, इंटू 1 बाई लेमडा की वैल्यू लिखूंगा, ना कि मैं लेमडा से उसे डिवाइड करूंगा। 1 बाई लेमडा की वैल्यू ऑलरेडी हमारी आ चुकी है 2 इंटू 10 टू द पावर 6 आ चुकी है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और इसकी यूनिट आ गई है मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये मीटर इनवर्स और ये मीटर है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 टू जा कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 6 हो जाएगा, और इनटू ये 8 एंड 6 कितना हो जाएगा
14, तो ये 14 हो जाएगा और यूनिट क्या आ जाएगी सेकेंड इनवर्स, जिसे हम और एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आने के बाद हमें एनर्जी जूल में निकालनी है, तो हम एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻25 जूल मीटर डिवाइड बाई वेवलेंथ इन मीटर। डन है बेटा? ठीक है, अब मुझे देखो समझ में आ गया यहाँ पर, ये तो सही है, मुझे 1/λ की वैल्यू अभी आप लोगों ने फाइंड आउट करी। ठीक है, ये आपने निकाला है पूरा पूरा, 1/λ की वैल्यू देखो उतनी आ गई है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखना पसंद करूंगा बेटा, 2 इंटू 10⁻⁻25 इंटू 1/λ, और 1/λ की वैल्यू देखो मेरी आ गई है वहां पर 2 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। ठीक है, और साथ में अपने पास ये नीचे जूल, ऊपर मीटर है ही है, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास सीधा सीधा जूल में आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, और जूल में आंसर कितना आ जाएगा, देखो ये 2 है, ये 2 है, कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻, ये -25 वो 6 है, कितना हो जाएगा -19 हो जाएगा। ठीक है, -19 ये जूल में आंसर आ गया। क्लियर हो गया बेटा सबको? तो सारा पार्ट हम लोगों ने डील कर लिया, समझ में आ गया सब कैसे कर रहे हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, टू वेवलेंथ ऑफ 2000 एंगस्ट्रॉम एंड 4000 एंगस्ट्रॉम आर गिवन, देन कैलकुलेट एंड कंपेयर देयर एनर्जीज। तो बेटा करना क्या है, कुछ नहीं, E1 अपने पास है hc/λ1, ठीक है, और अपने पास E2 है, इसको हम लिखेंगे hc/λ2, ठीक है, और E1 हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये एंगस्ट्रॉम में गिवन है। ठीक है, तो हमें भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेना चाहिए, इजी पड़ेगा हमारे लिए, तो हम लिखेंगे 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, यानी कि 2000 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 20 से ये 20 गायब, ये 0 से यहाँ दशमलव लग गया, ये से हमें से कर दिया हमने, तो ये 6.2 आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गई एनर्जी E1। ठीक है, उसके बाद हम लोग E2 सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर भी हम लोग सेम रखेंगे 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई वेवलेंथ कितना है बेटा 4000 एंगस्ट्रॉम, तो यहां नीचे लिख देंगे 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब ये एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 20 से ये 20 कैंसिल आउट हो गया, 10 यहां दशमलव में यूज हो गया। ठीक है, अब इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, क्या हो गया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारी E2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये तो दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू हो गई, अब बात आ गई कंपेयर करने की, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि E1 की वैल्यू E2 की डबल है, तो हम लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू 2 इंटू E2 बस, या फिर इसको और रिप्रेजेंट करना हो दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं कि E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 2:1। ठीक है, जैसे भी कंपेयर करना हो। ठीक है, मेन तो हमारा था कि आंसर आना चाहिए था, उसके बाद तो कुछ भी हो जाता फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा, फाइंड द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन if wavelength for photon is 331 angstrom। ओके डन, तो एनर्जी पहले हम निकाल लेते हैं, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, 1 मोल तो बात की बात है। ठीक है, और एनर्जी कैसे निकालेंगे, वैल्यू एंगस्ट्रॉम में गिवन है बेटा, तो एंगस्ट्रॉम में आपको सबको पता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो एनर्जी हो जाएगी 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, और वेवलेंथ कितना है 331 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये फिर हमारा क्या होगा, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और इस 331 को हम लोग आपस क्या मान सकते हैं, 330 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं 331 को 330 मान लूं, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब मेरा थोड़ा सा आसान हो गया, 1240 डिवाइड बाई 33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ये एनर्जी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये एनर्जी आ गई 1 फोटोन की, लेकिन उसने हमसे पूछा है 1 मोल फोटोन की, और हम सब जानते हैं 1 मोल अगर कुछ भी क्वांटिटी है तो एक्चुअल में वो कितनी होती है, 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है, और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है बेटा 6.6 इंटू 10⁻34। ठीक है, सॉरी क्या बोला मैंने, हाँ 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये गलती हो गई, ध्यान रखना है। ठीक है, अब मुझे जैसे निकालना बेटा एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। ठीक है, 1 मोल फोटोन निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितनी होती है, और 1 मोल में तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर फोटोन होते हैं, तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो हो जाएगा जो भी एनर्जी आई है इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर लिखा है 1240 डिवाइड बाई 33 इंटू 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, यही होगा ना, बाकी सब तो सॉल्व हो गया है, हाँ इतना बचा, ये आ गया आंसर आपका।
ठीक है, अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ये 11 टाइम्स हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, और लगभग लगभग आप इसको 10 मान लें तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसका जस्ट डबल हो जाएगा, तो हो जाएगा 248 इंटू 10 टू द पावर 23, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2.48 इंटू 10 टू द पावर 25, ठीक है, इतना एनर्जी आ जाएगी। और ये एनर्जी किस में आएगी बेटा, चूंकि मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हर जगह यूज किया है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया बेटा? चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यहां पर लिखा है 100 वाट बल्ब, तो वाट किसकी यूनिट होती है बेटा, ये पावर की यूनिट होती है ना, तो पावर आपको P गिवन है यहां पर 100 वाट, ठीक है, और हम सबको पता है बेटा वाट एक SI यूनिट है, ठीक है, वाट एक SI यूनिट है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। एमिट्स अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, और दूसरा हमें वेवलेंथ गिवन है कितना, 100 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 100 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर में, क्योंकि मीटर भी एक SI यूनिट है। देन फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड, तो ये पूछ रहा है नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो जो जो गिवन है वो लिख लिया गया, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो लिख दिया। अब हम चलते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। देखो बेटा, हम सब जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, ठीक है, एंड एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम, सही है। अब देखिए एनर्जी का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, एक अगर फोटोन आएगा तो h न्यू आएगा, लेकिन हमारे पास एक फोटोन थोड़ी ना आ रहा होगा यार, हमारे पास तो n फोटोन होंगे ना, कई सारे फोटोन होंगे, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर NH न्यू, ठीक है, एक फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है, और टोटल रेडिएशन की एनर्जी कैसे निकलेगी, हर एक फोटोन की एनर्जी, मान लेते हैं टोटल फोटोन हमारे पास कैपिटल N है, तो कैपिटल N इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन दैट इज h न्यू इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब उसने क्वेश्चन पूछा है n डिवाइड बाई टी, तो अगर मैं t को ट्रांसफर कर दूं इस साइड तो हो जाएगा पावर डिवाइड बाई h न्यू, तो ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा बेटा, है ना, एग्जैक्ट ये फॉर्मूला लगेगा। अब यहां पर देखिए पावर जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू लिख देंगे 100 वाट हो गई, डिवाइड बाई h की वैल्यू और न्यू की वैल्यू, ठीक है, तो न्यू को हम क्या बदल देंगे, इसको हम ऐसे ले सकते हैं पावर डिवाइड बाई HC बाई लेमडा, और लेमडा ऊपर चला जाएगा, तो एक्चुअल फॉर्मूला बन जाएगा पावर इंटू वेवलेंथ डिवाइड बाई h इंटू सी। और वेवलेंथ कितना गिवन है बेटा, अभी आपने देखा वेवलेंथ गिवन है 100 एंगस्ट्रॉम, या फिर 100 इंटू 10 टू द पावर -10, है ना, इतना हो गया। अब सब SI यूनिट में रख रहा हूं मैं, तो नीचे HC की वैल्यू भी कहां रखूं, कौन सी रखूं, जो हम जूल के लिए इस्तेमाल करते थे, यानी 2 इंटू 10 टू पावर -25, तो नीचे लिख दिया हमने 2 इंटू 10 टू द पावर -25, ठीक है। अब सारी वैल्यू SI यूनिट में है, अब मैं इसको सॉल्व करने स्टार्ट कर दूं, तो मैंने इसको देखा ये 50 हो गया, ठीक है, और यहां पर 10 20 30, और यहां पर मैंने 10 से 10 पावर -10 से 30 हटा दिए, कितने बचे 10 पावर -7 बच गया, तो आंसर हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -7, और नीचे कितना है 10 टू पावर -25, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +25, हो जाएगा ना यही, तो ये कितना आ जाएगा माइनस, यहां से 5 टू 18 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -18, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या सीखा बेटा, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू वेवलेंथ डिवाइड बाई प्लैंक कांस्टेंट इंटू स्पीड ऑफ लाइट। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने सीखा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप सबको इसको नोट करके रखना है, ठीक है, इससे क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेवलेंथ ऑफ विजिबल रीजन एक्सीड्स फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, देन फाइंड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बेटा आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यार, आपके पास दो वेवलेंथ गिवन है, लेमडा 1 गिवन है 400 नैनोमीटर, लेमडा 2 गिवन है आपको 750 नैनोमीटर, और आपको बताना है फ्रीक्वेंसी बताना है, तो आप सबको पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला C बाई लेमडा, ठीक है, तो C कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और नीचे वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है 400 इंटू नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे बेटा, सबको बता रखा है पहले ही कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर, तो यहां लिख देंगे 10 टू द पावर -9 मीटर, ठीक है, तो ये मीटर से इसका मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, बाकी तो आप सॉल्व कर ही लोगे आसानी से, है ना, ये 10 पावर -9 ऊपर जाके 10 पावर +9 हो जाएगा, और 9 एंड 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 10⁻17 सेकेंड इनवर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपकी फ्रीक्वेंसी 1 आ गई। ठीक है, आइए दूसरे को सॉल्व कर लीजिए। यहां पर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फिर से वही रखेंगे, c बाई लेमडा। c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और डिवाइड बाई वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है 750 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, ये हो गया। तो मीटर से अगेन मीटर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी हो गई 10⁻�9 ऊपर जाके +9 और 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। तो हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 750 इंटू 10⁻17। ये जीरो हटा दूंगा तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 75 इंटू 10⁻16। ठीक है, ऐसा फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो दोनों फ्रीक्वेंसी आ गई, यही पूछ रहा था आपसे, फ्रीक्वेंसी टर्म्स में बताना है, बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ। तो फ्रीक्वेंसी सबसे पहले दिया गया, आगे बढ़ने से पहले ये नोट कर लूं मैं, 1368 किलो हर्ट्ज है बेटा। तो किलो को मैं चेंज कर दे रहा हूं 10⁻³ हर्ट्ज में। और हम सबको पता है बेटा हर्ट्ज किसके बराबर होता है, सेकेंड इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। अब आपको बताना है क्या वेवलेंथ। ठीक है, क्या होगा। तो बेटा हम सबको पता है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है c बाई लेमडा। तो लेमडा का फॉर्मूला हो जाएगा c बाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, c बाई फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा। तो यहां पर वैल्यू रखिए बेटा, वेवलेंथ इज इक्वल टू c कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई, और आपको ये कितना दिया गया है 1368 इंटू 10⁻3। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। क्लियर, ये सेकेंड इनवर्स, ये सेकेंड क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 10⁻3 है, ऊपर 10⁻8 है, तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 5। तो हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 1368 इंटू 10⁵ मीटर। ये वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, डन। फिर आपसे कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग्स टू। अब जब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो आप इसकी रेंज देख लेंगे। और लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि विजिबल रेंज 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम की रेंज में होती है। उससे पहले आपको अल्ट्रावायलेट मिलेगा, उसके बाद इंफ्रारेड मिलेगा। तो जिस जोन में आपको दिखाई देगा वो बता देना कि ये इस जोन की रेंज की वेवलेंथ है। ठीक है, लेकिन अब आपको ये लगेगा कि यार इतना बड़ा कैलकुलेशन और सॉल्व करें फिर वहां तक पहुंचे ना पहुंचे। आप ऐसे सोच सकते हो, देख रहे हो आपको वेवलेंथ की वैल्यू बहुत पॉजिटिव में आ रही है। जब मैं कहता हूँ 4000 एंगस्ट्रॉम 10 या 7000 एंगस्ट्रॉम, तो एक्चुअल में तो 10 द पावर समथिंग मैं नेगेटिव में ही बोलूंगा ना। इतनी ज्यादा वैल्यू, इसका मतलब ये रेडियो वेव के आसपास की पड़ेगी। और जाहिर सी बात है रेडियो वेव ही तो होगी यार, तभी तो ट्रांसमीटर तक आप तक पहुंच रही होगी। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वेवलेंथ रेंज ऑफ अ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट टू रेड, एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी। अब बेटा मैं अब इसको होमवर्क में दे दे रहा हूं आपको, ऐसे क्वेश्चन है ना, कुछ खास वैरायटी भी नहीं है इसमें। आपको दिख रहा है कि आपको दो वेवलेंथ गिवन है, उनको फ्रीक्वेंसी बताना। फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला न्यू इज इक्वल टू c बाई लेमडा, दैट्स इट, है ना। तो खुद से कर लेंगे सब इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ ऑफ 5800 एंगस्ट्रॉम। तो सब बता सकते हैं बेटा, ये भी खुद से करने वाला क्वेश्चन है, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। और इसका जो आंसर है वो आपको कहां लिखना होगा, कमेंट सेक्शन में विद क्वेश्चन नंबर, कि इस क्वेश्चन नंबर का आंसर हमारा ये आया है। ठीक है, ये सबको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A gas absorb a photon of 355 nanometer and emits two wavelength। अभी मैंने आपको सिखाया था absorb energy is equal to emitted energy वाला, वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। तो हम लोग देखेंगे भैया कि एनर्जी इज इक्वल टू, देखो एक गैस अब्सॉर्ब अ फोटोन, एक फोटोन उसने अब्सॉर्ब किया जिसकी की वेवलेंथ इतनी थी, एंड एमिट उसने किया टू वेवलेंथ। ठीक है, टू वेवलेंथ उसने एमिट किया। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू, या ऐसे लिख दो, E एब्सॉर्ब इज इक्वल टू E एमिटेड। ठीक है, अब उसने एक एनर्जी एब्सॉर्ब की E, और एमिट उसने किया दो, E1 प्लस E2। और हम सब जानते हैं E का फॉर्मूला होता है SC बाई लेमडा, इसका हो जाएगा SC बाई लेमडा 1, इसका हो जाएगा SC बाई लेमडा 2।
एस सी लेकर कॉमन हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो हो गया 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा 1 इज इक्वल प्लस 1 बाई लेमडा 2। डन है बेटा यहां तक? ठीक है, ये हम ऐसा रख सकते हैं। अब आपको वैल्यूज ही तो पुट करनी है। देखो ये 355 इस वेवलेंथ की वैल्यू है, और उसने पूछा है कि जो दो एमिट हुए हैं उसमें से एक का तो 680 नैनोमीटर है, तो बताओ दूसरी वेवलेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 1 डिवाइड बाई 355 अभी सब नैनोमीटर में ही रहने देते हैं ना। ठीक है, डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 680 प्लस 1 बाई लेमडा 2। ठीक है, अब यहां से आप लेमडा 2 फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। 1 बाई लेमडा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लो, 1 बाई 355 माइनस 1 अपॉन 680। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। तो 1 बाई लेमडा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 355 इंटू 680। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा, 680 माइनस 355 हो जाएगा। डन है? ठीक है, तो जो आपकी वैल्यू आ जाएगी लेमडा 2 की, वो कितनी आ जाएगी, 355 इंटू 680 डिवाइड बाई 680 माइनस 355। ठीक है, ये आएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर 743 नैनोमीटर के आसपास कुछ आ जाएगा। ठीक है, खुद से सॉल्व करना है आपको ये। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्लोरीन बॉन्ड इन Cl2 is 242 किलोजूल पर मोल। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ एनर्जी कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग अ सिंगल Cl बॉन्ड। तो ठीक है यार, एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू hc बाई लेमडा। ठीक है, अब यहां कह रहा है कि एक सिंगल क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है, अब आपको यह देखना है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्लोरीन, तो आपको पता है कि 1 मोल क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है 242 किलो जूल पर मोल। और हम सबको पता है बेटा कि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल होते हैं, यानी कि ये एनर्जी किसमें लगी है, 6 इंटू 10⁻23 बॉन्ड को, है ना, Cl2 को ब्रेक करने में खर्च हुई है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक फोटोन में कितनी एनर्जी लगी होगी। तो आप ऐसे बोलना है कि अगर ये 1 मोल के लिए, तो हम कह सकते हैं कि ये Na या फिर 6 इंटू 10⁻23 Cl में एनर्जी खर्च हुई 242, किलो को हटा देते हैं, 10⁻3 जूल कर लेते हैं। तो मुझे बताओ बेटा 1 Cl के लिए कितना हो जाएगी, 242 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻23। आगे बात समझ में, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जो भी आपका आंसर आना चाहिए यहां से आप कर लेंगे सॉल्व, ये आ जाएगा आपका। तो ये क्या आ गया, लेकिन ये एनर्जी की वैल्यू आई। ठीक है, और ये जो भी एनर्जी की वैल्यू आई, आप इसको क्या लिखेंगे, hc बाई लेमडा, क्योंकि आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। तो फंडा समझ में आया, उसने दे रखा है कि 1 मोल Cl2 को ब्रेक करने के लिए 242 किलो जूल एनर्जी लगी। तो आपको ये बताना है कि अगर 1 मोल को ब्रेक करने में इतनी एनर्जी लगी, तो 1 मोल का मतलब ये हुआ कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी कि 6 इंटू 10⁻23 Cl2 को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी लगी। तो 1 Cl2 को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, और फिर एनर्जी की वैल्यू आ गई, तो एनर्जी इज इक्वल टू hc बाई लेमडा, और हमसे वेवलेंथ ही तो पूछ रहा है। ठीक है ना, तो मिनिमम एनर्जी तो वेवलेंथ मैक्सिमम, इसलिए उसने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ नाम का टर्म यूज किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन विद एनर्जी 3 इंटू 10⁻19 जूल अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थियरी। तो वेवलेंथ बताना है बेटा, आप तो खुद से कर सकते हो इसको यार। एनर्जी की वैल्यू गिवन है आपको, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻25 जूल मीटर डिवाइड बाई वेवलेंथ इन मीटर, अपने आप आ जाएगा। और ये एनर्जी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आपको, कितना गिवन है, 3 इंटू 10⁻19 जूल, है ना। अब आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, तो वेवलेंथ कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻25 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, और ऊपर अपना जूल मीटर वगैरह, तो जूल से जूल कैंसिल आउट हो, किस में आ जाएगा, मीटर में आंसर आ जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना कितना हो जाएगा इसका, 0.6 के आसपास कुछ ना, कुछ ऐसा ही आएगा। और हाँ, ये ऐसे कुछ आएगा, और इधर क्या हो जाएगा,
-19 ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा और 19 इधर हो जाएगा -6 के आसपास। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कुछ आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट तो नहीं, क्योंकि ये भी वैल्यू तो एग्जैक्ट नहीं है ना बेटा, अप्रॉक्स तो है। तो अगर हम अप्रॉक्स लेंगे तो लगभग आपका आंसर इसके आसपास आ जाएगा, ये थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपका प्लैंक क्वांटम थियरी कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, और प्लैंक क्वांटम थियरी के डेफिनेशन समझ ली। सारा एनर्जी के जितने फॉर्मूलाज थे बेटा, ये सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारा एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने कवर कर लिया, और लगभग हर फॉर्मूला पे हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन कर लिए, है ना। इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है बेटा। पहली बात तो ईमानदारी से सारे क्वेश्चन करने हैं, है ना। हम सबको ध्यान रखना, एक प्रॉब्लम हम सब बच्चों को आती है, वो ये आती है कि हम लोग कहते हैं यार थियरी तो समझ में आ जाती है, लेकिन जब क्वेश्चन करने जाते हैं तो नहीं होता है। उसके पीछे का जानते हैं रीजन क्या? उसके पीछे का रीजन है कि क्वेश्चन को लेकर के हमारे मन में बैठा हुआ डर। तो हम क्वेश्चन से डरते क्यों हैं? कभी सोचा आपने? क्वेश्चन से हम इसलिए डर रहे हैं क्योंकि हम न्यूमेरिकल पार्ट से डरते हैं, क्योंकि हम कैलकुलेशन से डरते हैं। तो कैलकुलेशन से जीतेंगे कैसे? कैलकुलेशन से बाहर निकलेंगे कैसे? इस डर को कैसे हम अपने एलिमिनेट कर पाएंगे? उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि उस डर में आपको घुसना पड़ेगा। पेन पेपर लेकर के आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। उसमें आपके हाथ पांव नहीं फूलने चाहिए। इतना बड़ा सपना लेके चल रहे हो कि चलो हमें ये डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बोर्ड पे टॉप करना है बोर्ड के एग्जाम में, और आप एक कैलकुलेशन से कैसे डर सकते हो यार? कैलकुलेशन आपके दिमाग से ऊपर की चीज तो नहीं है ना। ठीक है, तो हम सब बच्चों को जिद्दी बनना पड़ेगा। जो बच्चा जिद्दी होगा, कैलकुलेटिव पार्ट उसी का स्ट्रांग होगा। जो हार मान के नहीं बैठ जाएगा, जो रफ में पेजेस भरने से डरेगा नहीं, तो जम के पेजेस भरेगा कि ठीक है गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है, कम से कम कैलकुलेशन तो हमारी इंप्रूव हो रही है, वो काम करना पड़ेगा। और जब वो काम करना स्टार्ट कर दोगे तो कैलकुलेशन से अपने आप डर हटता जाएगा। और अगर कहीं कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि मुझे यूनिट कन्वर्जन नहीं आता, मुझे दशमलव इधर उधर शिफ्ट कर दें लेफ्ट और राइट में, तो 10 में पावर में कैसे चेंज आता है वो नहीं समझ में आता है, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि 2/3 डिवाइड बाई 5/6 हो तो कैसे सॉल्व करें। अगर इस तरह की चीजें हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दिल खोल के बताइए कि ये मुझे प्रॉब्लम है। हम उसके बारे में जम के डिस्कशन करेंगे, हम उसके बारे में अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे वैसे एग्जांपल लेकर के, ताकि आपकी पढ़ाई आसान हो जाए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम या फिजिकल केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स, आप सबको पता है बेटा कि बिना कैलकुलेशन में इन्वॉल्व हुए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब हमें पता है एकदम कंफर्म, हमारा डेफिनेट है कि हमारा रास्ता यही, इसी रास्ते से होकर गुजरना है, तो डर किस बात का है? फिर तो चलना पड़ेगा। और चलना जब एकदम मैंडेटरी हो गया है, फिर और कोई रास्ता नहीं रह गया है, फिर तो बहुत शानदार तरीके से अपनी यात्रा तय करनी पड़ेगी ना। तो इस बारे में हर बच्चे को कैलकुलेटिव पार्ट में जम के काम करना है। जो क्वेश्चन मैंने डू इट योरसेल्फ में दिया है, होमवर्क में दिया है, उन सब के आंसर्स जो होंगे एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, अप्रॉक्स लेने से भी नहीं डरना है, और ये आंसर आपके कमेंट बॉक्स में हमें दिखाई देना चाहिए। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा मोटिवेशन किस चीज से? आप ही लोगों से तो है ना यार। ठीक है, आप लोग बताओगे, आप लोग रिस्पॉन्ड करोगे, आप लोग कहोगे कमेंट सेक्शन में, आप अपनी बातें लिखोगे, है ना। ये बताओगे कि मुझे और क्या पढ़ना है, और किन चीज पे वीडियोस चाहिए, कहाँ मेरे बेसिक्स में लैग कर रहा हूं मैं, या कहाँ कर रही हूँ। जब आप अपने डाउट्स डिस्कस करना स्टार्ट करोगे तो फिर उस हिसाब से हमारी वीडियोस आने लगे, और फिर जब वो आने लगेगी आपकी पढ़ाई आसान होने लगेगी, पढ़ाई समझ में आने लगेगी। बस फिर मजे ही मजे है, फिर क्या दिक्कत है। चलिए खैर, वक्त आ गया आपसे विदा लेने का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी स्टडीज करते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।